बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्पाउंड इफेक्ट, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनफैक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे थे वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में, कि अब हम प्रूफ्स इकट्ठे कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वेव्स अपने पास जब पार्टिकल कैरेक्टर को भी शो करती हैं। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने देखा कि लाइट को ने एज ए पार्टिकल बिहेवियर वहाँ पर शो कर दिया कि जब वो जाकर सरफेस के ऊपर मेटल सरफेस पे हिट करती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, इसका मतलब कि जब लाइट जाकर हिट की तो वो उसने वहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफ़र किया। जब वो मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ, इसका मतलब मोमेंटम का ट्रांसफ़र हुआ होना ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। अब मैं आपको बारी बारी वो सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन समझाता हूँ और फिर बताता हूँ कि कॉम्पटन्स इफेक्ट असल में है क्या। कॉम्पटन्स इफेक्ट में एक लाइन ये सुन लें कि मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट करना है किसी पार्टिकल के ऊपर और बिहेवियर चेक करना है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से बिहेव करती है। ठीक, एक वेव को मैंने एक मैटर के ऊपर इंसिडेंट करना है। इससे पहले कि हम उसको स्टडी करें, हम प्रीवियस अपने कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जब मैटर से इंटरेक्ट करता है। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1। मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v2 और ये पहला मास आकर इस बॉडी को हिट कर देता। जब वो कोलाइड करता है तो कोलिजन के बाद क्या होगा? कोलिजन के बाद हम देखते हैं कि इस बॉडी की वेलोसिटी पहले से ज़्यादा हो गई। इस बॉडी की वेलोसिटी, पहले सिचुएशन ये थी कि v2 इज़ ग्रेटर देन v1, कि इस बॉडी की वेलोसिटी इस बॉडी की वेलोसिटी से ज़्यादा थी। कोलिजन के बाद मैं कहता हूँ इस बॉडी की वेलोसिटी होगी v2 प्राइम, इस बॉडी की वेलोसिटी है v1 प्राइम। तो अंडरस्टूड है जब कोलिजन होगी तो कोलिजन के बाद v2 प्राइम विल बी ग्रेटर देन v1। पहले क्या थी सिचुएशन? पहले सिचुएशन ये थी कि v1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी, v2 की वेलोसिटी कम थी। इस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसकी कम थी। ये बॉडी आकर इसको हिट करता है। टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इस बॉडी की वेलोसिटी पहले से कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या ट्रांसफ़र हुआ? देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम का होने का मतलब कि दोनों बॉडीज़ के अंदर चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। एक बॉडी का मोमेंटम पहले से बढ़ जाएगा, दूसरी बॉडी का मोमेंटम पहले से कम हो जाएगा। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम था, ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कि जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो याद रखिएगा मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। अगर वेव भी ऐसे का फिनोमेनन शो कर दे, फिर अगर वेव ऐसे का फिनोमेनन शो कर दे तो इसका मतलब वेव अपने पास मैटर की प्रॉपर्टी भी रखती है, मतलब वो वेव भी है एज वेल एज इट इज़ अ पार्टिकल। वेव पार्टिकल डुअलिटी को वो प्रूफ करती है। तो दूसरे हिस्से के अंदर मैं किसी भी वेव को किसी भी मैटर पे इंसिडेंट करूँ। पहले में क्या था? मैटर और मैटर को मैंने इंटरेक्ट कराया। अब मैं किसी वेव को इंसिडेंट कर रहा हूँ मैटर के ऊपर। जब वेव को मैं मैटर पे इंसिडेंट करता हूँ तो प्रीवियस नॉलेज हमारा क्या कहता है? हमारा प्रीवियस नॉलेज कहता है कि सपोज ये कोई वाटर सरफेस है, इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से इट्स अ पीस ऑफ पेपर। जब मैं इस वाटर सरफेस के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करवाता हूँ तो क्या होता है? जब मैं इस वाटर सरफेस को डिस्टर्ब करता हूँ तो ये वाटर सरफेस कुछ इस तरह से ऑसिलेट करती है। मैं जब इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को नोट करता हूँ तो पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से अपवर्ड और मीन पोजीशन से डाउनवर्ड वाइब्रेट करता है। जस्ट वाइब्रेशन, नथिंग एल्स। इसके अलावा बीच में कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो अपनी जगह पर क्या कर रहा है? रहकर वाइब्रेट कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट और वेव तो एज इट इज़ उसमें से पास कर गई। वेव के अंदर कोई चेंज नहीं। वेव एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। बस जाते जाते इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देती है ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे अप एंड डाउन मूव करता है। सेम ऐसी की सिचुएशन शिप्स के साथ भी होती है। जब वो समंदर के दरमियान में उसको रोक दें तो वो जब शिप आगे या पीछे लेफ्ट राइट कहीं मूव नहीं करता, वो सी वेव्स उसके अंदर चलती रहती हैं वाटर के अंदर, वो सिर्फ अपनी जगह पर रहकर अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा होता है। अगर ये सिचुएशन है तो अगर मैं एक वेव को इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करूं तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट? अगर मैं किसी वेव को एक इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करूं तो होना क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज़ अ मैटर। तो
मैं किसी भी वेव को इसके ऊपर इंसिडेंट करता हूँ, सो व्हाट शुड हैपन, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। होना ये चाहिए कि इस वेव को स्ट्रेट पास कर जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पर रहकर क्या करना चाहिए, ऑसिलेट, नथिंग एल्स। ठीक, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ कॉम्पटन ने नोट की वो क्या थी? सो व्हाट डिड कॉम्पटन ऑब्जर्व? अब आपको प्रीवियस नॉलेज मैंने थोड़ा सा बता दिया, वो ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करे तो क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफ़र। मैं वेव आकर मैटर के ऊपर इंसिडेंट हो तो क्या होता है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है और पास कर जाएगी। मोमेंटम यहाँ पर आप डिस्कस नहीं करते। इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल, एक वेव इंसिडेंट की तो होना ये चाहिए था एज इट इज़ इस वेव को पास कर जाना चाहिए था। लेकिन कॉम्पटन ने कुछ डिफरेंट ऑब्जर्व किया। कॉम्पटन ने क्या किया, कॉम्पटन ने यूज़ की एक्स रेज। इस एक्स रेज को उसने इंसिडेंट करवाया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आप यूँ समझें कि ये है वो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर हम इंसिडेंट करवाते हैं एक एक्स रे। ये रही वो एक्स रे, ये एक्स रे फोटोन इसके ऊपर आकर इंसिडेंट किया। जब ये फोटोन आकर इस पर इंसिडेंट करते हैं तो होता यूँ है कि ये वेव यहाँ से डिफ्लेक्ट होती है। वेव इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद डिफ्लेक्ट होती है और वेव कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है और इलेक्ट्रॉन इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाता है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। असल में क्या हो रहा था, होना ये चाहिए था, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब वेव हमने इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करनी थी तो उसको एज इट इज़ आगे पास कर जाना चाहिए था। लेकिन कॉम्पटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम एक्स रेज को इंसिडेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो वो एक्स रेज वहाँ से हिट करके रिफ्लेक्शन शो करती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, रिफ्लेक्शन शो करना कोई बड़ी बात नहीं थी वेव के लिए, क्योंकि वेव्स किसी भी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद अपनी डिफ्लेक्शन शो करती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ इस डायरेक्शन में मूव कर गया। इलेक्ट्रॉन का मूव करना इस बात की निशानी है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव किया है, पहले इलेक्ट्रॉन था रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी थी 0, उसका मोमेंटम था 0। अब वो क्या कर रहा है, ए मूव, इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी। अगर उसके पास वेलोसिटी है तो व्हाट डज इट मीन, इट इज़ हैविंग अ मोमेंटम। अगर इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम है तो मोमेंटम कहाँ से आया, हमने तो उस पर इंसिडेंट की थी वेव। इसका मतलब इस वेव ने मोमेंटम ट्रांसफ़र किया है। यस, अगर इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर मोमेंटम है तो वो मोमेंटम किसने ट्रांसफ़र किया, वेव। ये मोमेंटम ट्रांसफ़र करना प्रॉपर्टी किसकी थी, मोमेंटम ट्रांसफ़र करना तो मैटर की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इस वेव के पास वेव नेचर तो है ही है। कैसे है, वो वेवलेंथ अपने पास रखती है कोई ना कोई, तो ये तो उसके पास वेव प्रॉपर्टी है, वेव की फ्रीक्वेंसी है कोई ना कोई, किसी स्पीड से मूव कर रही है, वेव प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ ही साथ इसने मोमेंटम भी ट्रांसफ़र कर दिया, और मोमेंटम ट्रांसफ़र करना किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, मोमेंटम ट्रांसफ़र करना इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। इसका मतलब वेव यहाँ पर पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रही है। सो कॉम्पटन ने इस चीज़ को फिर एक्सप्लेन कैसे किया, एक्चुअली व्हाट हैपेंड। एक्चुअली हैपेंड यहाँ पर जो कहानी हुई वो ये, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। इस इक्वेशन का बैकग्राउंड देख लें। हमने इक्वेशन पढ़ी थी एनर्जी E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, और E के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ते हैं E इज इक्वल टू एच एफ, एम इंटू सी इंटू सी, m into c mass into velocity, it is equal to momentum into c speed of light, h into f, h is equal to p into c over f। ये f इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, v over f हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, we know that v is equal to f lambda, v is equals to f lambda, so v over f is equal to wavelength। इसका मतलब h is equal to P इंटू लैम्डा, इस लैम्डा को इधर लाकर हम डिवाइड करें तो P इज इक्वल्स टू H ओवर लैम्डा। तो इसका मतलब इस चीज़ को फिर कॉम्पटन ने कैसे एक्सप्लेन किया, कॉम्पटन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन क्यों किया कि अगर हम इस रिलेशन को यूँ लिखें, लैम्डा इज इक्वल्स टू H ओवर P, तो कॉम्पटन ने यूँ इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि देखें ये जो वेव मूव कर रही थी, इसने मूव करते किस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र किया। कैसे मोमेंटम ट्रांसफ़र हमें पता चल रहा है,
पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, अब वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पहले वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो, बिकॉज मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। अब वो मूव कर रहा है तो इट हैज सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम। अगर ये मोमेंटम इस वेव ने ट्रांसफ़र किया तो सिचुएशन यही कहती है कि जो बॉडी हिट करती है उसका मोमेंटम पहले से कम हो जाता है, और जिस बॉडी को हिट किया जाता है उसका मोमेंटम पहले से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब इस वेव का मोमेंटम पहले से क्या हो गया होगा, कम। अगर इस वेव का मोमेंटम पहले से कम हुआ है तो अंडरस्टूड है ये रिलेशन क्या स्टेट करता है, तो वेवलेंथ पहले से क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो कॉम्पटन ने ये बात नोट की कि एक इलेक्ट्रॉन एक तो इधर मूव कर रहा है, दूसरी तरफ जब उसने नोट किया अपनी इंसिडेंट वेव को तो वो इंसिडेंट वेव भी पहले की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। अब उसके अंदर वेवलेंथ पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले वेवलेंथ है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, अब वेवलेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब दो तरह के चेंजेस आए। नंबर वन वो ये कि इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हुआ मोमेंटम। दूसरी चीज़ ये कि वो जो वेव इंसिडेंट की थी उसकी वेवलेंथ भी पहले से इंक्रीज़ हो गई। वो तो होनी थी क्योंकि जब इस वेव का मोमेंटम कम होना है, मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली शूट कर जाएगी। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, ये जो वेव थी इसको नाम देते हैं इट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट वेव, और ये जब हिट करके वेव आगे मूव करती है इसको हम नाम देते हैं इट इज़ कॉल्ड स्कैटर्ड वेव। इन दोनों वेव्स के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको हम यूँ शो करते हैं लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, दिस इज कॉल्ड डेल्टा लैम्डा। ये जो डेल्टा लैम्डा है इसके लिए एक स्पेशल नाम है, इट इज कॉल्ड कॉम्पटन्स शिफ्ट, कॉम्पटन्स शिफ्ट। तो अब इस चीज़ को दोबारा से समराइज़ करते हैं कि हुआ क्या। एक वेव को हमने इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट किया, वो वेव इसको जाकर जब हिट करती है, इंसिडेंट होती है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है और वेव उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। ये बात याद रखिएगा कि वाई एक्सिस पर मोमेंटम को आपने ज़ीरो रखना है। जितना ये वाई एक्सिस पर डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहा है उतना ही वाई एक्सिस पर वेव अपवर्ड जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर होल्ड करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव किया, वेव इसके बिल्कुल ऑपोजिट, और नेक्स्ट वेव की जो वेवलेंथ है वो पहले से ज़्यादा हो गई। पहले वेवलेंथ कम थी, अब वेवलेंथ पहले से ज़्यादा हो गई। जो वेवलेंथ में चेंज आया उसे हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड कॉम्पटन्स शिफ्ट। नेक्स्ट इसकी कुछ मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के अंदर यूँ है कि हम जब इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा लैम्डा के लिए, तो डेल्टा लैम्डा के लिए फॉर्मूला है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस फार्मूला की डेरिवेशन बहुत लेंथी और आपकी बुक के स्कोप से चूँकि बाहर है, हम उसको यहाँ पर सॉल्व नहीं कराते। बस आपने इस चीज़ को याद रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम को यूज़ करके हम इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। अब इस फार्मूले के अंदर h क्या चीज़ है, इट इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट, m नॉट इट इज़ द रेस्ट मास। m नॉट क्या चीज़ है, इट इज़ द रेस्ट मास। रेस्ट मास किसका, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर हो तब उसके लिए मास कितना होता है 9.1 10⁻³ kg। और अगर आपको इसको एनर्जी की फॉर्म में फाइंड करें तो ये मास आपके पास आता है E इज इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी कैलकुलेशन अगर आपने करनी हो रेस्ट मास की, तो रेस्ट मास के लिए कैलकुलेशन यूँ हम करते हैं, E इज़ इक्वल टू m नॉट सी स्क्वेयर। E इज़ इक्वल टू m नॉट की जगह पुट हो जाएगा 9.1 10⁻31। इट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एट रेस्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। जी हाँ, एक बात याद रखिएगा कि मास हर बॉडी का हर सिचुएशन में एक जैसा नहीं होता। अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये स्टेट करती है कि रेस्ट मास बॉडी का डिफरेंट होता है, और जब बॉडी मूव कर रहा हो तब उसका मास ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। तो जहाँ पर जो हम m नॉट लिख रहे हैं, ये m नॉट क्या चीज़ स्टेट कर रहा है, m नॉट स्टेट्स इट इज़ द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। अगर आप इसी तरह इस इक्वेशन को रहने दें और सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा जूल्स में। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना हो तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1.6 10⁻⁻19। अब आपके पास ये आंसर किस में आएगा, दिस आंसर वुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और इस सारे को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है हमारे पास E इज़ इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सो इट इज़ द रेस्ट मास। फिर यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से एक एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट और शॉर्ट भी पूछा जाता है कि कॉम्पटन शिफ्ट किस एंगल पे हमें मैक्सिमम मिलती है, तो आपने उसके आंसर में रिप्लाई को चूँ करना होगा। हम कुछ एंगल्स पे इसे देख लेते हैं कि किस तरह से बिहेव करती है। सपोज व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने इस इंसिडेंट फोटोन को हिट किया, ये बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गया, इधर उधर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, जिस तरह ये कंडीशन बनी है, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज़ उसमें से पास कर गया है। इट इज़ कॉल्ड थीटा इज इक्वल टू 0। और ये थीटा असल में कौन सा है? इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन के दरमियान में। ये इंसिडेंट फोटोन की रे है और ये स्कैटर्ड फोटोन की डायरेक्शन है। इन दोनों के दरमियान में ये जो एंगल बन रहा है इट इज़ एंगल थीटा। अभी मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि थीटा कितना है? 0, मतलब ये कुछ सिचुएशन है। अगर इस फॉर्मूले में हम थीटा को 0 पुट करें तो क्या होता है? डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल 0 डिग्री, cos 0 1, so delta lambda is equal to h over m naught c into 1 minus 1, 1 minus 1 0, it means कॉम्पटन शिफ्ट कितनी होगी? 0। और ये सिचुएशन यही बता रही है कि जब वो वेव स्ट्रेट पास कर जाए, जब वेव स्ट्रेट पास करेगी देयर विल बी नो चेंज इन द वेवलेंथ। यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट कितनी आएगी? 0। तो मिनिमम कॉम्पटन शिफ्ट किस एंगल पर है? व्हेन द एंगल इज़ 0 डिग्री। तो ये केस है मिनिमम का। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझ बैठते हैं कि शायद 90 पर फिर मैक्सिमम होगी। देखते हैं 90 पे क्या सिचुएशन आती है। दूसरी सिचुएशन के अंदर मैं थीटा को पुट कर रहा हूँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब मैं थीटा को 90 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर कुछ यूँ आता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल, अब 0 नहीं पुट होगा बल्कि 90 पुट हो जाएगा, cos 90 0। So delta lambda is equal to h over m naught c into 1 minus 0, 1 minus 0, it will remain the same. So delta lambda is equal to h over m naught c. नेक्स्ट इसमें एंगल है 180 डिग्रीज और यही वो एंगल है जहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम हमें मिलती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। जब मैं 180 डिग्रीज पे चेक करता हूँ तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ 180 डिग्री। कॉज 180 होने का मतलब क्या है कि ये इस पर जाके हिट करे, टकराने के बाद सीधी वापस आ जाए। 0 का मतलब ये था कि उसमें से स्ट्रेट पास कर जाए। 90 का मतलब ये है कि इसके साथ हिट की, यहाँ से अपवर्ड मूव कर गई, तो तब इन दोनों के दरम्यान में 90 का एंगल बनता है। अब सिचुएशन क्या है कि आकर हिट की, हिट करने के बाद स्ट्रेट उसी पाथ पर वापस रिटर्न हो गई। तो यहाँ पर सॉल्व करें तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, सो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, सो ये हो जाएगा 2 ओवर h, 2 ओवर 2 इंटू एच ओवर m नॉट c। इसका मतलब कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम कहाँ पर आ रही है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा कि 180 डिग्री के ऊपर जो चेंज इन कॉम्पटन शिफ्ट है वो मैक्सिमम होता है आपके पास। फिर इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ऑथर हॉली कॉम्पटन को इस डिस्कवरी के ऊपर 1923 के अंदर हमने नोबेल प्राइज़ उसको दिया। तो वो नोबेल प्राइज़ असल में ये स्टेट कर रहा था कि वेव के पास डुअल करैक्टर है, इट बिहेव्स लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। पार्टिकल के बारे में पहला प्रूफ किसने प्रोवाइड किया? पहला प्रूफ प्रोवाइड किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बाय द टॉपिक ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा जो प्रूफ वो किसका है? कॉम्पटन इफेक्ट का। तो कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि जब एक वेव किसी मैटर पे हिट करती है तो वहाँ से टकराकर स्कैटर होती है, साथ इलेक्ट्रॉन भी किसी डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसका मतलब उस वेव ने मोमेंटम ट्रांसफ़र किया। अगर उस वेव ने मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, इट्स अंडरस्टूड कि ये मैटर की प्रॉपर्टी है, ये वेव की प्रॉपर्टी नहीं है मोमेंटम को ट्रांसफ़र करना। तो इसका मतलब ये जो वेव जो आपने इस पर इंसिडेंट की थी, उस वेव की वजह से
वो कन्वर्ट हुई, जब उस वेव का आपने इस पर इंसिडेंट किया तो उस वेव ने आपको मैटर की प्रॉपर्टी शो कर दी। तो इसका मतलब ये वेव अपने पास डुअल करैक्टर रखती है, वेव भी और साथ ही साथ मैटर का करैक्टर भी रखती है। इसको कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। नेक्स्ट इसमें जो अगला टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर प्रोडक्शन। इसी चीज़ का नेक्स्ट प्रूफ कि अगर मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी भी मैटर में कन्वर्ट होती है, साथ ही साथ एनाइलेशन भी उसी में डिस्कस हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।